दोस्तों इन साइड में मौजूद अगर मैं कुछ जानने लें जनाब, इन इंकशाफात के बाद अब अदालती फैसले आने शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ को किस जुर्म की सजा मिली, भेद खुलना शुरू हो गए हैं और वो तमाम लोग जिनकी जुबानों पर ताले पड़े थे जनाब, अब वो ताले खुलना शुरू हो गए हैं और वो जुबान जो है वो कैंची की रफ्तार से चल रही है, धड़ाधड़ जनाब। नवाज शरीफ का नवाज शरीफ ने तो कभी जनाब जो है वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसी हरकत ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो कभी जनाब वो जो है करप्शन की तरफ मुंह उठा के नहीं देखा। नवाज शरीफ ने तो कभी जनाब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोचा। अजीबो गरीब हर एक बंदे ने ना जनाब अपनी अपनी पटारियां खोल कर रख ली हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो इस पाकिस्तान को इस सिचुएशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को बचाने का जिम्मेदार है, अलबत्ता पाकिस्तान एक बेहतर हालत में था 2018 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया। जिस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया उस वक्त हम अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस को देख लें, अगर हम अपना इन्फ्लेशन रेट को देख लें, अगर हम जनाब जीडीपी ग्रोथ को देख लें, अगर हम पॉवर्टी की जो लेवल है उसको देख ले, हम अगर पर कैपिटा इनकम को देख लें, हर एक जगह पर देख लें तो हमें एक सस्टेनेबिलिटी नजर आएगी। लेकिन 2018 के बाद किए जाने वाले तजुर्बे ने पाकिस्तान को उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से अब पाकिस्तान को उस खोपे से निकालना और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस हाल से दो चार करने वाले, चाहे वो जनरल बाजवा हैं, जनरल रहील शरीफ है, जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, ज़हीरुल इस्लाम हैं, कोई भी है, उन तब और या जय साहबान हैं, आसिफ सईद खोसा है, साकिब निसार है, अजमत सईद ना वटेवर, इन तमाम लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इन तमाम लोगों को जो है वो जेल में या कटहरे के अंदर किसी भी वक्त लाके खड़ा किया जाएगा? क्या एहतसाब होगा पाकिस्तान में, हकीकी एहतसाब? और उस एहतसाब के अंदर तमाम जो पोलिटिकल क़यादत है, तमाम जो जुडिशरी से वाबस्ता अफराद हैं, तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफराद हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इन तमाम का जिसे हम कह सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड वही मानना, बिल्कुल यूं तकड़ी को सामने रख कर एहतसाब किया जाएगा। कतई नज़र इसके कि जनाब ये जनरल रहील शरीफ है, इसका हमने एहतसाब नहीं करना, ये नवाज शरीफ है, इसका हमने एहतसाब नहीं करना, ये इमरान खान है, इसका हमने एहतसाब नहीं करना, ये आसिफ जरदारी है, हमने इसका एहतसाब नहीं करना। पिक एंड चूज किए बगैर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राव अब्दुल जब्बार साहब हैं एक शख्सियत, ये जनाब जज हैं लाहौर के अंदर एक एहतसाब अदालत के। और अगर हमने एहतसाब की बात करनी है तो एहतसाब अदालत से आने वाले एक फ़ैसले के ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने एहतसाब हकीकी मानों में करना है, देखें बहुत सारे इमराज ऐसे हैं जिनका इलाज करने से पहले उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए, पता चल जाए कि जनाब इस मर्ज़ की वजूहात क्या हैं और इसका क्योर क्या है। सर्जरी की ज़रूरत है जनाब, टांग काटनी है, आँख काटनी है, बाजू काटने हैं, या जो है वो दवाई के साथ काम चल जाएगा, इंजेक्शन लगाने हैं। एक दफ़ा चीज़ों का पता चल जाए उसके बाद आप चीज़ों को ट्रैक के ऊपर डाल सकते हैं, और ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है। हमने अगर इस बात का जायज़ा लेना है कि एपेक्स कमेटी हमने बना दी है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, और हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो सर्वाइवल करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, तो सबसे पहले उन तमाम अवामिल का जायज़ा भी लेना ज़रूरी है जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को इस हाल तक पहुंचाया। सीधी सी बात है। अब अगर हम इस बात का करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के नाम पर एक घिनौना खेल खेला गया, तो इनफैक्ट इस एहतसाब को हकीकी जो जराइम हैं उनके ऊपर पर्दा पोशी करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो फिर हमें तमाम चीज़ों को बड़ी ही क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये जो जज साहब हैं जनाब अब्दुल जब्बार साहब, राव अब्दुल जब्बार साहब, इनका एक फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला इनफैक्ट नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक केस डाला गया था जौहर टाउन के अंदर प्लॉटों की अलॉटमेंट के हवाले से। इस केस का फैसला जारी किया है लाहौर की एहतसाब अदालत ने, और इसी प्लॉटों के केस के अंदर बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व थे जिनका नाम किया आया था, लेकिन एहतसाब अदालत ने उन तमाम लोगों को इस केस से बरी कर दिया था। और इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को इसी केस के अंदर इश्तिहारी भी करार दिया गया था, जिसको एक प्रोपेगेंडा टूल के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इमरान खान अपनी हर एक तकरीर में कहते थे वो तो इश्तिहारी है, वो तो भगोड़ा है, वो पाकिस्तान से जा चुका है। अब इस फैसले के अंदर इस बात की भी कलई खुल गई है कि जनाब भगोड़ा कैसे था और ये इश्तिहारी कैसे करार दिया गया। जज साहब अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई
कानून के मुताबिक नहीं थी। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुंजमद की गई जायदादों को बहाल किया जाए। और साथ वो अपने फैसले में लिखते हैं, अदालत 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। साबिक हुकूमत ने नवाज शरीफ को साबिक हुकूमत ने नैब के ज़रिए नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस दायर किया और मरकज़ी मुल्ज़मान को जो रिलीफ दिया गया वही रिलीफ नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। मरकज़ी मुल्ज़मान के साथ इश्तिहारी भी इसी सज़ा या रिलीफ का मुस्तहिक होता है। अब ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर इसी बात की तरफ इशारा करता है कि नवाज शरीफ साहब को के ऊपर एक तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाया गया, फिर नवाज शरीफ साहब को सज़ा दे दी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप इस फैसले के एक नुक्ते के ऊपर गौर करें तो वो जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्ज़मान को दिया गया। यानी अगर दीगर मुल्ज़मान को बरी किया गया अदम शवाहद की बुनियाद पर, तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी बरी किया जाना चाहिए था। और ये फैसले की ये जो एक सतर है, सिर्फ एक सतर, वो नवाज शरीफ साहब को उस केस से भी बरी कराने के लिए काफ़ी है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार साहब की खुसूसी हदायत पर एहतसाब अदालत ने सज़ा दी थी 7 साल कैद की। और उस कैद की सज़ा के ऊपर ही नवाज शरीफ साहब को जेल भी जाना पड़ा और फिर मरियम नवाज साहिबा को भी उसी केस के अंदर सज़ा दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस को चैलेंज किया गया, अपील की गई और उस अपील की रोशनी में मरियम नवाज साहिबा को बरी कर दिया गया और उनके साथ साथ कैप्टन सफदर साहब को भी बरी कर दिया गया। अब ये जो एक सतर है फैसले की, सिर्फ एक सतर, वो कहती है कि जो रिलीफ बाकी तमाम मुल्ज़मान को दिया गया है वही रिलीफ इनको मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इससे पहली वाली कोर्ट जिसने नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को और कैप्टन सफदर को सज़ा सुनाई थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने 2 मुल्ज़मान की सज़ाओं को ख़त्म कर दिया था, कालअदम कर दिया था और उनको बरी करने का हुक्म दिया था। तो इसका मतलब ये है कि वही फार्मूला इस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के तहत वही रिलीफ नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एक आखिरी रुकावट रह गई है नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंट्री की, वो रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर ना सिर्फ एक्टिव हो जाएंगे बल्कि आगे बढ़कर कुछ ना कुछ रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ ये जो फैसला है जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम था, तो ये तो सिर्फ एक, जिसे हम कह सकते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि हकीकी सूरत हाल के बारे में बहुत सारी ज़ुबानें अब खुलना शुरू हो गई। हामिद खान साहब का इंटरव्यू हुआ हामिद मीर साहब के साथ, तो उसके बाद बहुत सारे जो गुफ्तगू है वो शुरू हो गई और फिर हामिद खान साहब ने भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने वसीम बदामी साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने दीगर टीवी चैनल्स को, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो इसी केस से यानी पनामा केस के साथ रिलेट करती थी। और इन इंकशाफात के आने के बाद कुछ और शख्सियात हैं जिनकी तरफ से मज़ीद इंकशाफात भी किए गए और सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने तो मामला बिल्कुल ही खोल के रख दिया और उनका ये कहना था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के साथ ज़ाती रंजिश थी। जस्टिस अजमत सईद शेख इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे और पनामा लीक्स के यही 2 मरकज़ी किरदार थे। एक जज जो इस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं वो भी इस साजिश में शरीक थे और सब ने मिलकर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। अब ये वाला जो एक जुमला है इसके अंदर के आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ साहब के साथ ज़ाती रंजिश थी, तो इसके हवाले से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो रंजिश है ये आसिफ सईद खोसा साहब की हमशीरा के हवाले से है। कोई मामला इस तरह का है, मैंने सुना है। अब हकीकत क्या है ये तो आसिफ सईद खोसा साहब या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अलबत्ता रंजिश ज़रूर है और उस रंजिश का किसी न किसी तरीके से इजहार भी किया गया। अब इसी पराए में सुहेल वड़ाई साहब और फरमाते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में मरियम औरंगज़ेब ने जो कहा वो 100% दुरुस्त है। पनामा लीक्स वाला केस लगा तो पहले चीफ जस्टिस ने इसे रद्द कर दिया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सबसे पहले इस बेबुनियाद और गैर अहम केस को खुद कानूनी शक्ल दी
और इसकी शक्ल बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले किया और उनसे ये कहा कि आप इस केस को लेकर आगे चलें। पीटीआई के एक रहनुमा ने मुझे खुद यानी सुहेल वड़ाइच को बताया कि पनामा लीक्स वाला केस हमसे डील नहीं हो रहा था, ये केस हमें आसिफ सईद खोसा ने तैयार करके दिया था और कहा था वही इसे चलाएंगे, और फिर यही हुआ, केस जस्टिस खोसा नहीं चलाया और ये जो केस आगे चलाया तो इसके अंदर उनका ये कहना था कि एक जज जो उस वक्त उस बेंच में शामिल थे वो इस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं और वो भी इस साजिश में शरीक हैं और सब ने मिलकर नवाज शरीफ को नाहल किया। इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी सपोर्ट कर रही थी। आईएसआई का एक सेल बना हुआ था जिसमें बैठकर लोग केस की तैयारी करते थे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 ब्रिगेडियर्स शामिल थे। ये पूरा एक मंसूबा था जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और ये बिल्कुल गलत था, धांधली थी और धौंस थी। ये जो है सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं और यही बात कमोबेश इसी तनाजुर के अंदर हामिद खान साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो कमीशन बनवाने गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि जनाब इस केस को सुप्रीम कोर्ट खुद सुन लेगी। उन्होंने कहा जनाब मुझे तो बड़ी हैरत हुई जब जज साहब ने कहा कि अब कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत है, अब हम इसी केस को सुनते हैं, इतना केस हमने सुन लिया, बाकी भी हम सुन लेते हैं। तो हामिद खान साहब जो इमरान खान के वकील थे वो कहते हैं यार मैं खुद चौंक गया कि यार एक ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी का सारा प्लान था। और उस प्लान के अंदर कौन शरीक था? उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो इसके अंदर यकीनी तौर पर शरीक महफिल थे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शम्मा महफिल उनके सामने थी तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। और दूसरे उनकी आंख कान नाक थे जनाब फैज़ हमीद साहब, और ये जनरल फैज़ हमीद साहब बाद में इमरान खान साहब के भी मोस्ट जो है ना ट्रस्टेबल पर्सनैलिटी के तौर पर सामने है। और इमरान खान साहब के साथ मिलकर ये जो अगला 15 साल मनसूबा बनाया गया था उसके अंदर भी जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब लूप में मौजूद थे। सवाल था और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जनाब सियासतदानों को हम सजाएं देते हैं। अगर आपको गौर करें तो इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले खुद एक इंटरव्यू के अंदर इस बात का इजहार किया कि आईएसआई के लोग आते थे, वो आकर उनके साथ मिलते थे इमरान खान के साथ, उनको फाइलें दिखाते थे, उनको ये कहते थे कि ये करप्शन के सबूत हैं जो नवाज शरीफ के हैं, जो आसिफ अली जरदारी के हैं, और इन करप्शन के ऊपर इनको सजाएं होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों ने आपस के साथ बारियां लगाई हुई हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो फाइलें शाइलें जो मुझे दिखाते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था। फाइलें अगर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश था, इसके अलावा कुछ नहीं। जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब जो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, वो इस वक्त पता नहीं किस जगह पर हैं, किस हाल पे हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे। वो उन्होंने भी एक तकरीब में इसी तरह का इजहार ख्याल किया था। उन्होंने कहा था हमें बुलाते थे जनरल बाजवा, हमें बुलाते थे, जीएचक्यू में बुलाते थे, हमें फाइलें दिखाते थे और हमें कहते थे ये चोर है, लूट के खा गए तेरा मुल्क। अब हमने आपकी बात पर यकीन कर लिया, हमने मान लिया ये चोर हैं, अब आप कहते हैं कि इनको चोर ना कहो। इसका मतलब ये है कि हकीकत के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा की वॉरफेयर है पाकिस्तान में, बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ कब किया गया था? इसका आगाज़ सियासतदानों को करप्शन के अंदर मुलव्वस करने का या उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब ज़ियाउल हक का तारा क्रैश हो गया था। जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं वो वतन वापस आ चुकी थी और आने के बाद वो इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार थी। उस वक़्त गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया था ज़ियाउल हक ने, और ज़ियाउल हक के मरने के बाद इसहाक खान ने चार्ज लिया और उन्होंने जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया और जमाती बुनियादों पर इलेक्शंस हुए। और उस वक़्त पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से निकालने के लिए भी जो फ़ौजी क़यादत थी उस वक्त की, उन्होंने अपना भरपूर रोल प्ले किया। 18 माह की गवर्नमेंट थी, 18 माह की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली गवर्नमेंट, और 18 माह की इस गवर्नमेंट के ऊपर जो सबसे बड़ा चार्ज लगा था वो किकबैक्स का लगा था और कमीशंस का लगा था। उसके बाद से लेकर अब तक, यानी 88 से लेकर अब तक मुसलसल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के ऊपर ये किकबैक्स और करप्शन के इल्ज़ामात आयद होते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप करप्शन से पाक है, यकीनी तौर पर नहीं है, लेकिन जब आपने उनको ये दीवार के ऊपर शीरा लगा दिया तो फिर मक्खियों ने आना है।
ये नहीं हो सकता। अब करप्शन की जहां तक बात है तो करप्शन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सरायत कर चुकी है, टॉप टू बॉटम। आप हर एक जगह पर चले जाएं, कोई जो गेट कीपर है, जब तक उसके हाथ में आप 100 रुपया नहीं रखेंगे वो आपके लिए दरवाजा नहीं खोलता। ये हकीकत मानिए। अब उसको बंदा ये कहे कि उसको इमरान खान ने क्या कि दिए 100 रुपये लिए बगैर तुमने दरवाजा नहीं खोलना है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि जब लोगों ने देखा कि ऊपर वाले लेवल के ऊपर ये जो बातें सामने आ रही हैं करप्शन की, ये शुरू हो चुकी है, तो फिर हम इस गंगा में हाथ क्यों ना धोएं, हम भी स्नान करते हैं। तो फिर उसके बाद एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हुए और उस इफेक्ट ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को, पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी को करप्शन ज़्यादा कर दिया। अगर आप गौर करें, अगर आप तारीख के तालिब इल्म हैं, तो अब आप इस बात को यकीनी तौर पर इसको रिसर्च कीजिएगा कि 1988 से पहले किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के ऊपर एक पाई की करप्शन का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया था। जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बहुत सारे लोग आज भी पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर या उनकी तर्ज़ सियासत के ऊपर एतराज़ करते हैं। लेकिन जिस वक़्त वो इक़्तिदार में थे, जिस वक़्त वो जेल में थे, जिस वक़्त वो फांसी घाट पर थे, उस वक़्त तक भी कोई उनका बदतरीन मुखालिफ यानी जनरल ज़ियाउल हक जैसा आदमी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर एक पाई की करप्शन का इल्ज़ाम आयद नहीं कर सका। वो ये नहीं कह रहा कि भुट्टो पैसे लूट के खा गया। एक मरतबा भी, नॉट अ सिंगल टाइम, पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिशियन ने इस तरह की कोई बात सुनी हो। अलबत्ता 88 के बाद ये चीज़ें आई और इसका आगाज़ कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बुनियादी तौर पर असल में जो मेरा इशू है वो ये है कि GDP ग्रोथ 6%, डॉलर 110 रुपये, जो बाकी अशिया हैं वो उसके मुताबिक बेस लाइन के ऊपर मौजूद थी। और पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली 20 मईशतों में शामिल होना था। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2018 के इलेक्शन से पहले। लेकिन उसके बाद आज हम 20वीं मईशत तो बड़ी दूर की बात है, मुझे लगता है कि 100 से पीछे चले गए हमें जिस तरह के हालात हैं। अब इन हालात से पाकिस्तान को दुचार करने वाले वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एक तजर्बे की बुनियाद के ऊपर या एक तजर्बे की ख्वाहिश के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम का ये हाल कर दिया। सबसे बड़े मुजरम इस वक्त मेरी नज़र में वो सारे के सारे ताले आज़मा हैं, वो सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट इमरान बनाया था, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान के लोगों को ख्वाब दिखाए थे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। और सबसे पहले आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है 1000 मरतबा दें, आपने आसिफ जरदारी को फांसी देनी है 10,000 मरतबा दें, लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों का एहतसाब भी ज़रूरी है जिन्होंने चलते हंसते बसते पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। ज़ियाउल हक से शुरू हो जाए और जनरल बाजवा तक आए, आपको तमाम की तमाम सिचुएशन बहुत खुल के मालूम होगी। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि वो टाइम दूर नहीं है जब आने वाले कुछ हफ्तों में जब आप ये देखेंगे कि कटहरे के अंदर एक ना एक दिन जनरल बाजवा को भी खड़ा होना पड़ेगा और जनरल फैज़ को भी खड़ा होना पड़ेगा और सबको खड़े होकर उसी कटहरे के अंदर मुझे और आपको जवाब देने होंगे। और ये वाला दिन मैं और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।